हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बेस चैप्टर है। यानी कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किस यूनिट में आता है। ये चैप्टर वो आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेस है। और बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम जो कि आपके नीट एंड जेई है उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स फॉर्मूले से लेके एडवांस फॉर्मूले तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है आपका बेसिक नेचर एंड एडिटिव ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि सपोज अगर एक स्पेयर है उसमें +2 न्यू कूलम चार्ज है, सपोज 2 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज कंटेन है। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इसमें नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज के लिए फॉर्मूला जो बनेगा हमारा सिंपल अलजेब्रिक सम करेंगे सबका हम लोग। तो इस एग्जांपल से समझे हैं तो हम लोग तो नेट चार्ज बनेगा +2 कूलम -3 कूलम तो -1 कूलम। तो -1 कूलम चार्ज इसके पास बचेगा। सो एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आपको सिंपल सिंपल अलोंग विद द नेचर ऑफ साइन को यूज करके सिंपल सिंपल ऐड करना है तो आपके पास नेट चार्ज मिल जाएगा। क्लियर। तो यहां पर क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नेट चार्ज को। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस फॉर्मूले से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। हम लोग ये बोल सकते हैं चार्ज जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। और इस फॉर्मूले में हम लोग देखें तो ये Q जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल चार्ज को। और E रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को जो कि आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। एंड N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चार्ज को। सपोज एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी और ए बॉडी से बी बॉडी में सपोज 300 चार्जेस ट्रांसफर हुए। तो यहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 चार्ज 300 नंबर्स। क्लियर। इसको हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गए हो ए से बी के मैटर में या फिर इलेक्ट्रॉन गए हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। बस डिफरेंस जो आता है वो आता है प्लस और माइनस का। तो चार्ज के साथ अगर आप प्लस लगाओगे तो आप प्रोटॉन की बात कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव लगाओगे तो आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। तो अगर आप इस फॉर्मूले को और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना चाहो तो प्लस माइनस एन ई भी लिख सकते हैं। क्लियर। सो टोटल चार्ज कितना ए बॉडी से बी बॉडी में ट्रांसफर हुआ वो आपको क्यू रिप्रेजेंट करेगा, एन रिप्रेजेंट करेगा। प्योरली है ना इंटीजर है। क्लियर। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन गया या 1/3 इलेक्ट्रॉन। आपका हमेशा एन जो निकलेगा वो होल नंबर्स में ही निकलेगा। और ई जो है बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है जिसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है। हम लोग सोचते हैं कि जब कभी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो क्या मास मास ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बहुत ही स्मॉल स्केल पर ये ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यस मास ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग चार्जिंग। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गए उसका कोई मास होगा। बेटा मास कितना ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इलेक्ट्रॉन का। क्लियर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। एक हमने ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से हमने क्या किया रब किया। रब करने पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जांपल देख सकते हैं आप। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क एंड बिकम पॉजिटिव। जब हम लोग किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क से तो सिल्क एंड बिकम नेगेटिव, सिल्क बिकम नेगेटिव, इट्स मास स्लाइटली डिक्रीजेस। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से गए हैं तो क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में जाते हैं
उस बॉडी का मास बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से निकले हैं उस बॉडी का मास कम हो जाता है। सपोज ए बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए बी बॉडी में, तो मास जो होगा ए ऑब्जेक्ट का कम हो जाएगा और बी बॉडी का स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ क्लियर। तो ये चेंज ऑफ मास हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए कूलम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले, बहुत अच्छे अच्छे वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले और कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सपोज हमारे पास एक Q1 चार्ज है जिसका ना नेचर जो है पॉजिटिव है और एक Q2 चार्ज है उसका भी नेचर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा, रिपल रिपल करेंगे। तो ये वाला चार्ज Q2 वाला चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा F12 और Q1 वाला चार्ज फोर्स लगाएगा इस पे F21। तो उसको पढ़ते कैसे हैं हम लोग, इसको रीड करते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो इसी तरीके से इनके पोजीशन वेक्टर को भी डिफाइन करते हैं कि एक ही पोजीशन, फर्स्ट वाले की पोजीशन सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या है R12 और सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या है R21। तो ये यूनिट वेक्टर है, ये हमें बताता है कि पोजीशन कहां पर है। क्लियर। तो देखो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्लियर। और इसका जो अपोजिट देखें, अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव, दोनों आपस में क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो ये फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, ये फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, और यहाँ पर पोजीशन चार्ज दे रखा है, डायरेक्शन जो होती है फोर्स की चेंज हो जाती है। तो ये मतलब फॉर्मूला जो दे रखा है बेटा हमें, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से मुझे इस फॉर्मूले से सिर्फ मिलता है क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कितने न्यूटन फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा है। तो फोर्स वैसे तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। हमें अगर डायरेक्शन पता करनी है तो हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म को। वेक्टर फॉर्म में हम लोग पोजीशन वेक्टर को यूज करते हैं। और अगर आपको याद हो तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हमने यूज किया था 11th क्लास में यूनिट वेक्टर, आर कैप से रिप्रेजेंट करते थे उसको। तो यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और साथ में हम लोग यूनिट वेक्टर को लगा देंगे। यहाँ पर के ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी कि चार्ज किस मीडियम पर रखे हैं इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो के की वैल्यू यहाँ से फ्री स्पेस की जो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो वैल्यू है 8.85 तक याद कर लीजिए आप, 10⁻⁻12। इसकी यूनिट भी याद रखिएगा, कभी कभी एक मार्क्स के एमसीक्यूज में पूछी जाती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, फोर्स हमारा न्यूटन में होना चाहिए, डिस्टेंस हमारा मीटर में होना चाहिए, और ये आर कैप 1 2 यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, ये हमें यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये फ्री स्पेस में रखे हैं, अगर सपोज हमने इसको डिप कर दिया वाटर में, क्लियर, तो उसमें हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से, यानी कि हम लोग लगाएंगे वाटर की परमिटिविटी। क्लियर। तो यहां से इस फॉर्म में साफ साफ पता लगता है कि फोर्स जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो उसको हम लोग कभी कभी इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो यहां पर सपोज आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है, तो आपको इसकी स्केलर और वेक्टर फॉर्म दोनों याद करनी है, जिससे आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है जिसको आप रीड कर सकते हैं। क्लियर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि हम लोग पढ़ते थे के, उसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो ये जो होता है रेशियो होता है उस मीडियम का, ये परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर, फ्री स्पेस। और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम लोग यहां से फोर्स के टर्म में निकालें तो फोर्स के टर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। उसको आप रीअरेंज करोगे तो यहां पर आपको दिखेगा फोर्स मीडियम इक्वल्स टू फोर्स वैक्यूम अपॉन
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि फोर्स जो वैक्यूम होगा, अगर आप उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप डिवाइड करोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा उस मीडियम में जिस मीडियम में वो चार्ज रखे हुए हैं। तो आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छा दे रखा है यहाँ पर। सपोज एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। सेम डिस्टेंस, सेम चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड को हमने डिप कर दिया किसमें, वाटर में। तो वाटर में डिप करते तो यहाँ पर हमें दिखता है कि फोर्स जो है एयर में 80 न्यूटन था, वो ड्रॉप होके कितना हो गया है, 1 न्यूटन हो गया। ये एग्जैक्ट लाइन कॉपी करी गई है हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो ये एग्जांपल है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कि अगर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को, सेम डिस्टेंस सिस्टम को हम लोग अगर डिप करते हैं, यानी हम लोग मीडियम चेंज करते हैं, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाएगा। इतना याद रखना है आपको, फोर्स क्या होगा, 80 टाइम्स कम हो जाएगा। और कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये डायमेंशन लेस है क्योंकि ये रेशियो की बात कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम सबको पता है कि जब भी कोई चार्ज हम लोग देखते हैं तो वो आप अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सपोज हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो उसमें से रेडियली आउटवर्ड जो होंगी डायरेक्शन जो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की होंगी, अगर नेगेटिव दे रखा होगा तो रेडियली इनवर्ट होंगी। क्लियर। सो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, सपोज यहाँ पर क्यू पॉइंट पे मुझे सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर हमें क्यू पॉइंट पे हमें बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो आप लोग याद रखिएगा, जितना पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी उसकी कम होती जाती है। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग इस पॉइंट पे बेटा एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज वैसे हम लोग लेते हैं 1 कूलम, तो वैसे इसकी जो फील्ड बनती है वो नेग्लिजिबल मानी जाती है, नेग्लिजिबल लेते हैं, मानी नहीं जाती। क्लियर। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया इस टेस्ट चार्ज है, इस सोर्स चार्ज की फील्ड में, इस सोर्स चार्ज की फील्ड में इस टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उससे पता लगेगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट है। क्लियर। तो यहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। यहां से बेटा अगर आप देखें तो बहुत बार यूज होता है क्यू ई, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, इसको आप लोग ट्रांसफर करोगे तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आप इसको फोर्स को अगर कूलम्स लॉ से रिप्लेस करोगे तो आपका टेस्ट चार्ज से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर बचता है क्या है, सोर्स चार्ज। क्या बचता है बेटा आपका, सोर्स चार्ज। क्लियर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोर्स चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। और के क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से देखा जाए तो नेट जो होगा समेशन वो वेक्टर सम होगा। क्या होगा बेटा, वेक्टर सम। तो यहां पर एक चीज और दिखिएगा, यहां पर हम लोग बताना भूल गए आपको, जो फोर्स नेट है ये क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। यानी कि ये मुझे बताता है नेट चार्ज किसी एक पॉइंट पर पर्टिकुलर, है ना, मोर देन 2 चार्ज से कितना होने वाला है, Q3। तो कितना कितना चार्ज इस पॉइंट पे लगाएंगे, रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो टोटल जो सम निकल के आता है उसको हम लोग सिंपली ऐड नहीं करते। कैसे ऐड करते हैं बेटा, वेक्टर सम से, जिसमें आप रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक। तो सेम यहीं पर यहाँ पर भी वही है कि आपको यहाँ पर ये जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर। यहाँ पर सॉरी, क्लियर, वेक्टर सम निकालते हैं इसमें। क्लियर। तो यहाँ पर आप सिंबल्स भी देख सकते हैं। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर। ये एक बार बोर्ड में एमसीक्यू भी आया था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें ये ऑप्शन नहीं दे रखा था, ये ऑप्शन दे रखा था। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, वो घबरा के आंसर जो है, ऑप्शन जो है गलत टिक करके आगे। तो वोल्ट पर मीटर ये क्यों है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाले चैप्टर में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी एज अ स्केलर क्वांटिटी के तौर पर करते हैं और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोल देते हैं वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने जो देखा बेटा वो क्या था, कि पॉइंट चार्ज की हेल्प से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर सपोज पॉइंट चार्ज दे रखा है, एक रॉड दे रखी है जिसकी लेंथ एल है, उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, ठीक, तो उसके छोटे से एरिया को कंसीडर करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, छोटी सी लेंथ को कंसीडर करेंगे, देखेंगे कि उसके ऊपर कितना चार्ज है। यानी एक अगर रॉड दे रखी है एल लेंथ की, तो छोटी सी जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी आपकी, डी एल कहलाएगी, स्मॉल लेंथ। उस स्मॉल लेंथ पे कितना चार्ज है, डी क्यू। तो यहां पर हमें पता लग जाएगा कि लैम्डा यानी कि जो मुझे एक रेट बताता है कि कितना चार्ज स्टोर है कितने लेंथ पे, ठीक, डी क्यू अपॉन डी एल। तो उसको आप क्यू अपॉन एल से भी पढ़ सकते हैं ना, यानी ये कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो उसमें आ जाएगा बेटा डी क्यू अपॉन डी एस, जिसको आप लोग है ना क्यू अपॉन एरिया से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल है तो ये आगे जाके आपको आप है ना इसको यूज करोगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यू अपॉन डीवी, यानी कितना चार्ज स्टोर है कितने वॉल्यूम में। तो उनकी यूनिट भी याद रख लीजिएगा, चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ की मीटर, तो कूलम मीटर हो गया बेटा इसका। इसका देखो चार्ज की यूनिट कूलम, सरफेस एरिया, एस मींस एरिया, तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट है डाइपोल मूवमेंट। जैसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं कंपाउंड, जैसे NaCl, ये डाइपोल मूवमेंट है, Na प्लस Cl नेगेटिव। तो जब भी चार्ज इक्वल एंड अपोजिट और सेपरेट किए जाए बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से, तो उनके बीच में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग डाइपोल मोमेंट यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ठीक। यानी चार्ज ऑफ इधर मैग्नीट्यूड, यानी आप किसी एक चार्ज का, या तो आप नेगेटिव चार्ज का या तो आप पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड रखोगे, सिर्फ यहाँ पे क्या रखोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 2a। यहाँ पर 2a क्यों लिया है बेटा, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे कि डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम जब निकालते हैं तो हमें आसान होता है कैलकुलेशन करना। इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, और टोटल हो जाता है 2a। क्लियर। तो P रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट देखो क्या हो जाएगी बेटा, चार्ज की यूनिट कूलम, और ये डिस्टेंस है तो मीटर, तो कूलम मीटर, नॉट पर मीटर, कूलम मीटर, याद रखिएगा। और क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज, यानी किसी एक चार्ज का, या तो इसका लीजिए या तो इसका लीजिए आप, और दोनों का ही लोगे, दोनों का सेम ही आने वाला है, ऐसे बस नीचे में अंतर है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक जो फील्ड की डायरेक्शन जैसे पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में इन्वर्ट होती है, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे अपोजिट रहता है डायरेक्शन जो होता है। तो डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहता है इसका। क्लियर। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ये भी कभी कभी एक मार्क्स में पूछ ली जाती है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल। इसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग शॉर्ट डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी शॉर्ट डाइपोल की, वो क्या बनेगी, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। कब, जब वो एक्सियल पॉइंट पे देखे, यानी कि ये पूरा सेटअप इसका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, और कुछ r डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सॉरी, ये r जो है वो सेंटर से कैलकुलेट किया गया है बेटा, थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। और ऐसे ही अगर उसके एक्सियल पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी वो देखते हैं हम लोग। तो होगी E इक्वल्स टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। यानी कि यहां से आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी जल्दी कम होती है अगर आप कंपेयर करें पॉइंट से। तो पॉइंट चार्ज में आर स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है, आर क्यूब है। क्लियर। तो अगर हम लोग इसका ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहें तो ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब डिस्टेंस बहुत बड़ा है, किससे, ए से। डिस्टेंस ये कब एप्लीकेबल है दोनों फॉर्मूले, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है ए से। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं टॉक। अब क्या हो कि जब जब हम लोग डाइपोल मूवमेंट को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें, तो उसमें होता है क्या, फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगी, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी क्यू ई का, और इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी प्लस क्यू का। अब दोनों चार्ज, दोनों फोर्स कैसे, इक्वल एंड अपोजिट, जिसकी हेल्प से क्या होता है, ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है बेटा। ठीक, रोटेट करता है। जब भी कोई रोटेटिंग फोर्स होता है तो उसको हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। यहाँ पर
जो टाउ है वो टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी जो है डाइपोल मोमेंट को, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड को, और थीटा जो है बेटा एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा है। नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर सरफेस से पास हो रही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, ई डॉट एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर, और एस जो हो जाएगा उसमें हम लोग एरिया को है ना, इसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा ई एस कॉस थीटा, और उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप ब्रेक करके याद कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर देखिए फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है मेजरिंग द मैथमेटिकल फ्लो और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। नेक्स्ट बहुत ही मास्टर इक्वेशन है, बहुत ज्यादा यूज होती है बेटा, गॉस लॉ। गॉस लॉ की बहुत फेमस इक्वेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्लोज इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन को इस तरीके से इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन, यानी कि ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। क्लोज इंटीग्रेशन करें हम लोग ई डॉट डीएस, और ई डॉट डीएस क्या देता है मुझे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। वो क्या होगा, कितना चार्ज एनक्लोज है किसी भी क्लोज सरफेस में, उसका वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, यानी कि वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। क्लियर। तो ये मुझे देगा क्या, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से यहाँ पर। सपोज हमारे पास दो बॉल है, एक टेनिस बॉल है जिसका रेडियस सपोज 10 सेंटीमीटर है, और एक हमारा बास्केटबॉल है जिसका रेडियस उससे कंपेरेटिवली ज्यादा है, और दोनों के सेंटर पे हमने चार्ज रखा हुआ है क्यू, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप लोग सोचोगे सर यहाँ पर एरिया आ रहा है, तो एरिया यहाँ पर बास्केटबॉल का ज्यादा है, टेनिस बॉल का कम है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस फुटबॉल या बास्केटबॉल का ज्यादा होगा, मगर ऐसा नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेंगे ना बेटा, वो तो कितनी क्रॉस कर रही है उतनी ही मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रॉस करेंगे बेटा। ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों में सेम रहने वाले हैं। लास्ट स्लाइड है ये, इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे। अगर सपोज एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा क्या पर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो हमने कुछ देर पहले पढ़ी थी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये बताती है मुझे कि कितना चार्ज स्टोर है पर यूनिट लेंथ, क्यू अपॉन एल। ठीक। नेक्स्ट है इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट है हमारे पास, तो हम लोग देखें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक बहुत खास बात है कि फील्ड जो है यूनिफॉर्म होती है, और उसके डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज यहाँ पर हमने एक शीट ड्रॉ करी, उस पर कुछ चार्ज है, और आर डिस्टेंस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई आई, और कुछ आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड करने वाली है सेम, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है इसमें से। तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर, बट यहाँ पर लीनियर चार्ज में देखिए वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इससे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये एक प्लेन शीट की बात थी। अगर ऐसे ही हम लोग दो प्लेन शीट लें और दोनों के ऊपर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट हो, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो हाफ है, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर सम करते हैं। तो अगर इसको आप जरा ध्यान से देखें, तो यहाँ पर अगर पॉइंट पर अगर निकालना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, दोनों एड अप हो जाती है। तो हाफ प्लस हाफ क्या बनता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और यहाँ पर स्पेरिकल चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे, एक तो होगा आपका स्पेरिकल शेल, शेल का मतलब ही हो गया हॉलो, और एक होगा सॉलिड स्फीयर। तो आउटसाइड क्या होगा और इनसाइड, इनसाइड द शेल बेटा क्या रहता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पर लाई करता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आउटसाइड वो क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इनसाइड जीरो होने वाला है। सॉलिड स्फीयर में ऐसा नहीं होता क्योंकि सॉलिड बिल्कुल ही फील्ड होता है। तो आउटसाइड जो होगा उस बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की तरह ही बिहेव करेगा ये। और अगर इनसाइड बात करें तो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, कितनी डेंसिटी हमने ली है बेटा उस रेडियस पे। तो पी आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा बेटा कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, उनकी यूनिट्स क्या होंगी, कहाँ पर वेक्टर सम होगा, कहाँ पर स्केलर सम होगा, और उनको हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई सजेशन है या कोई कमेंट है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।